हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं एक डरावनी कहानी। तो ज़्यादा समय ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस कहानी का नाम है डरावनी काल। रात के 12 बजे थे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्पित अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा था। अचानक उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। उसने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। केवल एक धीमी और भयानक सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हेलो, कौन है? अर्पित ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने घबरा कर कॉल काट दी और सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन अगले ही पल फिर से वही नंबर कॉल करने लगा। इस बार जब उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ एक धीमी और डरावनी आवाज़ आई, तुम बच नहीं सकते। अर्पित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झट से फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और बिस्तर पर लौट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद उसे लगा कि खिड़की के बाहर कोई परछाई दिख रही है। वह डर के मारे कांपने लगा और धीरे धीरे खिड़की के पास गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन उसकी गाड़ी के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, कॉल उठाओ। अर्पित का शरीर ठंडा पड़ गया। वह दौड़कर अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी अचानक मोबाइल बिना ऑन किए ही बजने लगा। अब तो वह पूरी तरह से दहशत में आ चुका था। इसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने फ़ोन उठाया और कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? इस बार दूसरी तरफ से हंसने की एक भयानक आवाज़ आई और कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ, दरवाज़ा खोलो। अर्पित ने घबराते हुए दरवाजे की ओर देखा और तभी तेज खटखटाने की आवाज़ आने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ घर की दीवारों के बीच ही दब गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब उसके दोस्त घर आए तो उन्होंने अर्पित को उस कमरे में बेहोश पड़ा पाया। मोबाइल उसके हाथ में था और स्क्रीन पर वही नंबर अभी भी चमक रहा था। अर्पित की हालत अभी ठीक नहीं थी। उसके दोस्त उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखें खुलती ही वह डर से चिल्ला पड़ा, वो यही है। कौन अर्पित? क्या हुआ तुझे? उसके दोस्त विशाल ने घबरा कर पूछा। अर्पित कांपते हुए धीरे धीरे बोला, फ़ोन में उसका नंबर। विशाल ने अर्पित का मोबाइल उठाया और कॉल लगा कर चेक किया, लेकिन उसमें कोई अनजान नंबर नहीं था। सब कुछ सामान्य था। अर्पित का दोस्त बोला, यार तू शायद रात को कोई बुरा सपना देख रहा था, विशाल ने कहा। लेकिन अर्पित जानता था कि जो कुछ भी हुआ था वह सपना नहीं, हकीकत थी। वह रात भर चैन से सो नहीं सका। हर आवाज़, हर आहट उसे डरा रही थी। अर्पित ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। उसने मोबाइल निकाला और उसी नंबर पर कॉल कर दी। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से वही डरावनी आवाज़ आई, तुमने कॉल कर ही दी, अब मैं आ रहा हूँ। अर्पित ने घबरा कर कॉल काट दी। तभी लाइटें झपकने लगी, पंखा तेजी से घूमने लगा और कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराने लगा, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अर्पित ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह तेज़ी से अपने बिस्तर पर लौटा और कंबल में छुप गया, लेकिन तभी मोबाइल पर मैसेज आया, खिड़की के बाहर देखो। अर्पित ने कांपते हुए खिड़की की ओर देखा और वहाँ एक साया खड़ा था। सफ़ेद कपड़ों में एक अधजला चेहरा, लाल चमकती आंखें और खून से सने हाथ। वह डर के मारे जोर जोर से चीख पड़ा, लेकिन उसकी चीखने की आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही थी। साया धीरे धीरे खिड़की के पास आ रहा था। अर्पित ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली वह परछाई गायब हो गई। अर्पित ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर फिर से एक मैसेज आया, अब तुम बच नहीं सकते। अर्पित पूरी तरह से सदमे में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सब उसकी कल्पना है या कोई डरावनी हकीकत। उसने तुरंत विशाल को फ़ोन किया और कांपती आवाज़ में कहा, विशाल प्लीज़ मेरे घर आ जा, कुछ अजीब हो रहा है। विशाल तुरंत अर्पित के घर पहुंचा। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि अर्पित पसीने से तरबतर था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ? फिर से वही कॉल? विशाल ने पूछा। अर्पित ने मोबाइल स्क्रीन विशाल की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखिए यह है मैसेज। विशाल ने स्क्रीन की ओर देखा, अब तुम बच नहीं सकते। विशाल ने गहरी सांस ली और बोला, यार हो सकता है किसी ने तुझे डराने के लिए मजाक किया हो। अर्पित झुंझला कर बोला, नहीं विशाल, ये कोई मजाक नहीं है। कल रात खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, उसका चेहरा वो भयानक था। विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा, हमें इस नंबर की जांच करनी होगी। उसने लैपटॉप निकाला और एक ऑनलाइन नंबर ट्रैक वेबसाइट पर नंबर डाला।
कुछ सेकंड बाद जो जानकारी स्क्रीन पर आई उसे देखकर दोनों की सांसें थम गई। यह नंबर मौजूद नहीं है, अर्पित ने घबरा कर कहा। मगर ये तो मुझे बार बार कॉल कर रहा था, ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक मोबाइल फिर से बजने लगा। वही अनजान नंबर। इस बार विशाल ने फ़ोन उठाया। देख भाई, जो भी है सामने आ। दूसरी तरफ से एक भयानक हंसी सुनाई दी और फिर एक अजीब फुसफुसाहट। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। विशाल ने घबराकर फ़ोन फेंक दिया। कमरे में सिहरन दौड़ गई। अर्पित, हमें यहाँ से निकलना होगा। विशाल ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पूरे कमरे में लाइट्स अचानक बंद हो गई। अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन की हल्की रोशनी रह गई थी। तभी मोबाइल स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया। खेल शुरू हो चुका है। दोनों एक दूसरे को घबराई नज़रों से देखने लगे। तभी कमरे में कुछ अजीब घटने लगा। दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। एक रहस्यमयी फुसफुसाहट पूरे कमरे में गूंजने लगी और पंखा तेजी से घूमते हुए अचानक गिर गया। अर्पित बुरी तरह से चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? विशाल ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर मोबाइल उठाया और कॉल को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा चमक उठा और मोबाइल खुद ब खुद स्विच ऑफ हो गया। अर्पित और विशाल अब दोनों फंस चुके थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगलियों से लिखा, मैं आ गया हूँ। कमरे में मौत सा सन्नाटा था। अर्पित और विशाल दीवार से सटे खड़े थे। उनकी सांस तेज चल रही थी। खिड़की पर लिखा खून से सना संदेश, मैं आ गया हूँ, धीरे धीरे मिटने लगा, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी। अचानक कमरे में रखे शीशे में एक हलचल सी हुई। अर्पित ने कांपते हुए उधर देखा। शीशे में कोई खड़ा था, एक काली छाया जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्पित ने हिम्मत जुटाकर विशाल का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने जाम कर दिया था। तभी वही अनजान कॉल फिर से आई। मोबाइल अर्पित के हाथ में कंपन करने लगा। विशाल ने घबराकर फ़ोन उठाया और चिल्लाया, कौन हो तुम? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? फ़ोन से दूसरी ओर से धीमी मगर डरावनी आवाज़ आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं, फिर क्यों चले आए? अर्पित ने कांपते हुए कहा, क्या मतलब? उस आवाज़ ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अब तुम दोनों मरोगे। अचानक कमरे की लाइट जलने बुझने लगी और दीवार पर अजीब सी आकृतियां बनने लगी। झुकी हुई परछाई जिनकी आंखों से खून बह रहा था। विशाल ने हिम्मत करके खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की का हैंडल पकड़ा, किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। अर्पित बुरी तरह से कांपने लगा। उसकी आंखें डर से फैल गई। तभी विशाल को याद आया कि उसके एक दोस्त रोहित को भूत प्रेत और पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में काफ़ी जानकारी थी। उसने कांपते हाथों से अपने फ़ोन से रोहित को कॉल किया। रोहित ने जैसे ही कॉल उठाया, विशाल ने जल्दी से कहा, भाई कुछ बहुत गलत हो रहा है, कोई हमें मारना चाहता है। रोहित ने गहरी आवाज़ में कहा, तुमने उस नंबर पर कॉल किया? हाँ, विशाल ने कांपते हुए जवाब दिया। रोहित की आवाज़ गंभीर हो गई, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये नंबर उस आत्मा का है जो कॉल उठाने वाले को अपनी दुनिया में खींच लेती है। अब तुम्हें एक अनुष्ठान करना होगा, नहीं तो तभी मोबाइल अपने आप कट गया और उसी पल दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाज़ा खोलो, बाहर आओ। दोनों सहमते हुए एक कोने में जा बैठे। विशाल ने रोहित का नंबर फिर से डायल किया, लेकिन अब फ़ोन में एक अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी, तुम गलत नंबर मिला रहे हो। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये असली दुनिया है या वो किसी डरावने जाल में फंस चुके हैं। कमरे में खौफ का माहौल था। अर्पित और विशाल दोनों दीवार से सटे कांप रहे थे, जबकि दरवाजे पर दस्तक लगातार तेज होती जा रही थी। हर दस्तक के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। अर्पित ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, विशाल अब क्या करें? दरवाज़ा खोला तो हम ख़त्म हो जाएंगे। विशाल ने कांपते हाथों से फिर रोहित को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फ़ोन पर वही डरावनी आवाज़ गूंजती, तुम गलत नंबर मिला रहे हो। तभी अचानक लाइट एक झटके में चली गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। मोबाइल की हल्की रोशनी में उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में वो अकेले नहीं है। किसी की धीमी सांसें, अजीब सी सरसराहट और परछाई की हलचल उनके चारों ओर महसूस होने लगी। फिर वही मोबाइल स्क्रीन चमकी। एक नया मैसेज आया, दरवाज़ा खोलो, खेल ख़त्म होने वाला है। अर्पित का दिमाग सुन्न पड़ गया। विशाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, हमें इसका सामना करना होगा। रोहित ने कहा था कि इसे बचने का कोई तरीका होगा।
तभी खिड़की से अचानक एक भयानक चेहरा झांकता दिखा। सूखी जली हुई त्वचा, गहरी लाल आंखें और एक खौफनाक मुस्कान। वह धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर नाखून रगड़ने लगा, जिससे तेज चरमराहट की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। अर्पित ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन विशाल ने पास रखी एक धार्मिक पुस्तक उठाई और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्र गूंजने लगे, कमरे में हलचल बढ़ने लगी। दीवारों पर बने खून के निशान धीरे धीरे मिटने लगे और दस्तक अचानक बंद हो गई। शायद ये काम कर रहा है, विशाल ने कांपते हुए कहा। अर्पित ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और तभी उनका मोबाइल फिर से बज उठा। इस बार स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बल्कि एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा था, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और एक गहरी खौफनाक हंसी पूरे माहौल में गूंजने लगी। तभी विशाल को याद आया कि रोहित ने किसी अनुष्ठान की बात की थी। उसने फौरन कमरे में पड़ी अगरबत्ती जलाई और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही धुआं कमरे में फैला, खिड़की पर खड़ी परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। फिर विशाल ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। अर्पित ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। दोनों ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला और बाहर भाग निकले। लेकिन जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, पीछे मुड़कर देखा, उनकी खिड़की पर वही डरावनी आकृति फिर से दिखाई दी और मोबाइल पर अंतिम मैसेज आया, ये सिर्फ शुरुआत। अर्पित और विशाल भागते हुए सड़क तक पहुंचे। उनकी सांसें तेज चल रही थी और दिल में बसा डर अब भी पीछा कर रहा था। रात का सन्नाटा और सुनसान गली उनकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। विशाल ने कांपते हुए कहा, हमें रोहित के पास जाना चाहिए, शायद वही हमें बचा सके। अर्पित ने सिर हिलाया और दोनों तेजी से रोहित के घर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में बार बार अर्पित का मोबाइल बजता रहा, लेकिन अब उसमें कोई नंबर नहीं दिख रहा था। बस एक अजीब सी कंपकंपाती आवाज आती थी, भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। रोहित के घर पहुंचने के बाद उन्होंने दरवाजा जोर से खटखटाया। कुछ देर बाद रोहित ने दरवाजा खोला और उनके चेहरे देखकर समझ गया कि हालत गंभीर थी। आओ अंदर आओ, रोहित ने घबरा कर बोला। जैसे ही वो अंदर गए, विशाल ने तुरंत रोहित को सारी बातें बताई। रहस्यमय कॉल, खिड़की पर दिखती हुई परछाई और वह खौफनाक मैसेज। रोहित ने चिंता से माथा पकड़ लिया और बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये नंबर ये किसी आम इंसान का नहीं है, ये एक श्रापित आत्मा का नंबर है, जो सालों पहले अपने बदले की आग में जलते जलते मरी थी। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस नंबर पर कॉल करता है, उसकी आत्मा पर यह कब्जा कर लेता है। अर्पित की आवाज़ कांप रही थी। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या इससे बचने का कोई तरीका है? रोहित ने एक पुरानी किताब उठाई और पन्ने पलटने लगा। इस आत्मा को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। इस नंबर को वापस उसी जगह लौटाना होगा जहाँ से ये उत्पन्न हुआ था, लेकिन ये आसान नहीं होगा। विशाल ने जल्दी से पूछा, मतलब हमें क्या करना होगा? रोहित ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें वापस उसी जगह जाना होगा जहां पहली बार ये कॉल आया था और एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन याद रखना, इस दौरान तुम्हें किसी भी कीमत पर कॉल को उठाना नहीं है, वरना आत्मा तुम दोनों को हमेशा के लिए अपना बना लेगी। अर्पित ने घबरा कर कहा, लेकिन अगर हमने गलती से उठा लिया तो? रोहित ने आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, तो तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। अचानक खिड़की के बाहर से वही रहस्यमय फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। विशाल ने रोहित से पूछा, क्या ये हमें यहाँ भी ढूंढ सकती है? रोहित ने गंभीरता से कहा, हाँ, अब ये तुम्हारे हर कदम पर है, हमें जल्दी करनी होगी। अर्पित और विशाल ने हिम्मत जुटाई और अनुष्ठान के लिए जरूरी सामान लेकर अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में हर मोड़ पर अजीबोगरीब साये का आभास हो रहा था और मोबाइल अब बार बार बजने लगा। आखिरकार वे अपने घर के बाहर खड़े थे। विशाल ने कांपते हुए कहा, तैयार हो? अर्पित ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। रात का सन्नाटा और तेज चलती ठंडी हवा ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अर्पित, विशाल और रोहित अब अर्पित के घर के बाहर खड़े थे। चारों ओर गहरा अंधेरा था और घर की खिड़कियों से अब भी हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जैसे ही हम अंदर जाएं, हमें अनुष्ठान शुरू करना होगा। कोई भी डरकर भागने की कोशिश मत करना, वरना ये आत्मा हमें कभी भी नहीं छोड़ेगी। अर्पित ने कांपते हुए दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही ठंडक और भी बढ़ गई और दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। रोहित ने जल्दी से घर के बीचों बीच एक लाल धागे से एक घेरा बनाया और उसमें कुछ खास चीजें रखी, नींबू, काले तिल और एक तांबे का छोटा सा कलश। फिर उसने मोमबत्ती जलाई और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का जाप शुरू हुआ, घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। लाइट सब अपने आप चलने बुझने लगी और दरवाजे जोर जोर से खड़कने लगे। विशाल ने डर कर कहा,
रोहित, ये सही तो हो रहा है ना? रोहित ने घबराते हुए आवाज में कहा। बस कुछ और देर, हमें इसे पूरी तरह ख़त्म करना होगा। अचानक अर्पित का मोबाइल फिर से बज उठा। किसी भी हालत में फ़ोन उठाना मत, रोहित ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर एक भयानक चेहरा चमकने लगा और कॉल अपने आप रिसीव हो गई। दूसरी तरफ से वही गहरी डरावनी आवाज़ आई, तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो, अब कोई नहीं बच सकता। अर्पित के हाथ सुन्न पड़ गए और उसकी आंखें धीरे धीरे सफ़ेद होने लगी। विशाल ने जल्दी से उसे पकड़कर बीच में बिठाया और रोहित ने मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। आत्मा पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। उसकी लंबी काली परछाई पूरे कमरे में फैल गई। उसकी लाल आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। रोहित ने मंत्र के अंत में कलश को उठाकर जोर से फर्श पर पटक दिया। एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया। अर्पित धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। मोबाइल स्क्रीन पर अब वह नंबर गायब हो चुका था। रोहित ने राहत की सांस ली और कहा, हमने इसे रोक दिया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये आत्मा अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है। इस नंबर को दोबारा कॉल मत करना। अर्पित ने कांपते हुए सिर हिलाया और विशाल के थके हुए स्वर में कहा, अब बस ये सभी कभी वापस ना हो। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर निकले, अर्पित के फ़ोन की स्क्रीन फिर से चमक उठी। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।